जब कभी आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसकी पहली ही लाइन कुछ इस प्रकार होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को इस तरीके से इसमें आगे भी है। इसमें हम भारत के लोग ये जो फ्रेज है ये बताता है कि हमने ये संविधान अपने लिए खुद बनाया है, यानी भारत की जनता ने बनाया है। ये हम पर किसी विदेशी हुक्मरान ने नहीं थोपा है। क्या आप जानते हैं कि यह फ्रेज किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? यह फ्रेज प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पूर्णिमा बनर्जी के सिफारिश पर संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत की कई बहादुर महिला स्वतंत्रता सेनानियों के साथ पूर्णिमा बनर्जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनका जन्म साल 1911 में बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम उपेंद्र नाथ गांगुली और माता का नाम अंबालिका देवी था। वे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न अरुणा आसफ अली की छोटी बहन थीं। कला में स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद पूर्णिमा का झुकाव स्वतंत्रता संग्राम की ओर होने लगा। वे यूपी में महिलाओं के उस समूह में शामिल थीं जो आज़ादी की लड़ाई में सबसे आगे थीं। 1930 के दशक के दौरान आज़ादी की लड़ाई में पूर्णिमा की सक्रियता काफ़ी बढ़ चुकी थी। साल 1930 में दांडी मार्च और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। साल 1946 में उन्हें भारत की संविधान सभा का सदस्य चुना गया। संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने महिला उत्थान के लिए अपने कई महत्वपूर्ण विचार रखे थे। संविधान निर्माण के साथ साथ पूर्णिमा ने भारतीय समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे किसानों, ट्रेड यूनियनों और ग्रामीणों से जुड़े मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाती थीं। वे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की सचिव बनी। बाद में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी बनी थीं। स्वतंत्रता के कुछ साल बाद अस्वस्थता के चलते साल 1951 में नैनीताल में संविधान निर्माण की इस नायिका का देहावसान हो गया। पूर्णिमा द्वारा की गई देश सेवा और त्याग के लिए उन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाता रहेगा। स्त्री को देवी समान दर्जा देने वाले भारत देश की महिलाओं ने अपने प्रयासों, अपने कार्यों और अपने लक्ष्यों के बल पर दुनिया भर में सम्मान और ख्याति हासिल किया है। राजनीति, उद्योग, समाज सेवा, खेल, फिल्म या फिर राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की बात हो, भारतीय महिलाओं ने हर जगह अपनी मेहनत के बल पर इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी सशक्त दावेदारी पेश की है। ऐसी ही महिलाओं में से एक थी एनी मस्करेने। एनी मस्करेने एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, कुशल वक्ता और एक वकील थीं। इनका जन्म 6 जून 1902 को केरल के एक अत्यंत शिक्षित लैटिन कैथोलिक परिवार में हुआ था। उनके पिता त्रावणकोर राज्य में एक अधिकारी थे। एनी पढ़ाई में बचपन से ही बहुत मेधावी थीं। उन्होंने इतिहास और अर्थशास्त्र में महाराजा कॉलेज तिरुवनंतपुरम से डबल एमए किया था। इसके बाद उन्होंने कुछ समय श्रीलंका के सिलोन में कॉलेज में अध्यापन भी किया, लेकिन बाद में जल्दी ही वे केरल लौट आईं और कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। जलियांवाला बाग नरसंहार ने एनी को बहुत प्रभावित किया और उसकी वजह से वे आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ीं। वे पहली ऐसी महिला थीं जो त्रावणकोर राज्य कांग्रेस की सदस्य बनी। वे राज्य में कांग्रेस के कार्यकारी समिति की भी सदस्य रहीं। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें साल 1939 से 1947 के बीच कई बार जेल जाना पड़ा। उस समय कांग्रेस ने त्रावणकोर के दीवान के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, जिसकी अगुवाई एनी मस्करेने ने ही की थी। एनी को संविधान सभा के सदस्य के तौर पर भी चुना गया, जहां उन्होंने हिंदू कोड बिल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 1948 में एनी त्रावणकोर कोचीन विधानमंडल के लिए चुनी गई। इस दौरान राज्य की स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। वे त्रावणकोर राज्य सरकार की पहली महिला मंत्री थीं। साल 1951 में केरल के तिरुवनंतपुरम क्षेत्र से पहली लोकसभा का चुनाव जीतकर एनी संसद में पहुंची। गौरतलब है कि पहली लोकसभा में 10 सांसद निर्दल तौर पर चुनकर संसद पहुंचे थे और उसमें से एक थी एनी मस्करेने। इतना ही नहीं, निर्दल उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज कराने वाली वे पहली महिला सांसद और केरल से चुनकर संसद पहुंचने वाली भी पहली महिला सांसद थीं।
हालांकि साल 1957 में वे कांग्रेस के टिकट पर दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 19 जुलाई साल 1963 को तिरुवनंतपुरम में संविधान निर्माण की इस नायिका का निधन हो गया। साल 2013 में केरल की राजधानी में एनी की एक कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका अनावरण तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया था। भारतीय राजनीति में पुरुषों की संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन हमारे यहाँ की महिलाओं ने भी कई बड़े बड़े काम करके राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदली है। ऐसी ही महिलाओं में से एक रही हैं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। इनका जन्म 25 जून 1904 को अंबाला शहर में हुआ था। उनके पिता एसएन मजूमदार राष्ट्रीय आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। सुचेता ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज और सेंट स्टीफन कॉलेज से उच्च शिक्षा ग्रहण की। कॉलेज से निकलने के बाद 21 वर्ष की उम्र में ही ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहती थीं। हालांकि परिस्थितियों ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि 1929 में उनके पिता और बहन की मृत्यु हो गई और परिवार को संभालने की जिम्मेदारी सुचेता के कंधों पर आ गई। इसके बाद वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास की प्रवक्ता बन गईं। साल 1936 में उनका विवाह आचार्य जेबी कृपलानी से हुआ। सुचेता के इस कदम का उनके घर वालों के साथ साथ महात्मा गांधी ने भी विरोध किया। दरअसल जेबी कृपलानी सिंधी थे और उम्र में सुचेता से 20 साल बड़े थे। इसके अलावा गांधी जी को डर था कि इस विवाह के कारण आचार्य, जो कि गांधी जी के दाहिने हाथ थे, वे कहीं स्वतंत्रता संग्राम से पीछे न हट जाएं। खैर, आचार्य कृपलानी का साथ पाकर सुचेता पूरी तरह से राजनीति में कूद पड़ी। 1940 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला शाखा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें 1 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। बंटवारे की त्रासदी में सुचेता महात्मा गांधी की बेहद करीब रहीं और वे उन चंद महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने बापू के करीब रहकर देश की आज़ादी की नींव रखी। वे नोआखाली यात्रा में भी बापू के साथ थीं। कांग्रेस के सहायता विभाग की सेक्रेटरी की हैसियत से देश के बंटवारे के समय शरणार्थियों के पुनर्वासन का काम भी इन्होंने बखूबी किया। गौरतलब है कि सुचेता गाने की बहुत शौकीन थी। इसी वजह से नेहरू जी के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच से पहले इन्होंने ही संसद में वंदे मातरम गाया था। साल 1946 में वे संविधान सभा की सदस्य चुनी गईं। 1949 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। आज़ादी के बाद हुए पहले चुनाव में सुचेता कृपलानी नई दिल्ली लोकसभा सीट से 1952 और 1957 में लगातार 2 बार सांसद चुनी गईं। इसके बाद 1962 में कानपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गईं। बाद में 1967 में गोंडा से जीतकर ये फिर संसद पहुंची थीं। राजनीतिक समीकरण बदले और साल 1963 में इन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। बता दें कि सुचेता भारत के किसी भी प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। साल 1971 में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। इसके बाद वे अपने पति के साथ दिल्ली में बस गईं। कोई बच्चा न होने के कारण इन्होंने अपनी सारी संपत्ति लोक कल्याण समिति को दान कर दिया। इसी समय उन्होंने अपनी आत्मकथा एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी लिखनी शुरू की। ये 3 भागों में प्रकाशित हुई। धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य गिरता गया और 1 दिसंबर 1974 को हार्ट अटैक के कारण संविधान निर्माण की इस नायिका का निधन हो गया। जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस वक्त लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि जातिवादी सोच, पितृसत्तात्मक सोच एवं परंपराओं और आर्थिक गुलामी के खिलाफ भी थी। इस काम में न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी बराबर की भूमिका निभा रही थीं। व्यापक पितृसत्तात्मक परंपराओं और स्थापित पुरुषवादी मानदंडों को चुनौती देने वाली ऐसी ही एक महान शख्सियत थी लीला रॉय। लीला रॉय एक लोकप्रिय नेता, क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थीं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1900 को असम के गोलपारा में एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता गिरीश चंद्र नाग एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और मां का नाम कुंजलता नाग था। उनका पालन पोषण सिलहट, बंगाल, जो कि मौजूदा वक्त में बांग्लादेश में है, यहाँ पर हुआ था। उनका शुरुआती नाम लीला नाग था, लेकिन अनिल रॉय से शादी करने के बाद उन्हें लीला रॉय के नाम से जाना जाने लगा। उस जमाने में समाज में लड़कियों के लिए शिक्षा हासिल करना कोई आसान काम नहीं था।
लेकिन इस ढांचे को चुनौती देते हुए लीला रॉय ने न केवल अंग्रेजी में बीए पास किया बल्कि साल 1923 में उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री भी हासिल की। इस तरह 3 अन्य महिलाओं के साथ लीला रॉय बंगाली और संस्कृत में एमए की डिग्री हासिल करने वाली ढाका विश्वविद्यालय की पहली महिला छात्राओं में से एक बनी। लीला रॉय ने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम किया था। उन्होंने अरमानी टोला गर्ल्स स्कूल और ढाका में दीपाली हाई स्कूल जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। साल 1921 में उन्होंने निखिल बंग नारी वोटाधिकार समिति, जिसे हिंदी में कहें तो अखिल बंगाल महिला मताधिकार संघ की सहायक सचिव के रूप में काम किया। इस संगठन का उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए प्रयास करना था। साल 1923 में उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए दीपाली संघ की स्थापना की, जहां महिलाओं को लड़ाकू प्रशिक्षण दिए जाते थे। लीला ने 1931 में एक जयश्री नामक पत्रिका की शुरुआत की, जिसकी खासियत थी कि ये केवल महिलाओं द्वारा संपादित, प्रबंधित और लिखी जाती थी। साल 1925 में लीला श्री संघ नामक एक जाने माने क्रांतिकारी समूह से जुड़ी। लीला के जुड़ने से पहले इस संस्था में केवल पुरुष ही थे। इस तरह लीला इस समूह में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थीं। यहाँ महिलाओं को बम बनाना, हथियारों से काम करना और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पर्चे बांटना सिखाया जाता था। इस संस्था से महिलाओं को जोड़ने में लीला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अनुशीलन समिति और जुगांतर जैसे संस्थाओं से भी जुड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की समर्थक और करीबी सहयोगी रही लीला ने साल 1921 में ढाका महिला समिति के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण लीला को जेल भी जाना पड़ा। साल 1927-28 के दौरान जब महिलाएं शारीरिक हमलों का निशाना बनी तो उन्होंने महिला आत्मरक्षा कोष नामक एक कोष की स्थापना की। इसके माध्यम से महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग एवं खर्च उपलब्ध कराया जाता था। महिला शिक्षा को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए उन्होंने गण शिक्षा परिषद यानी एसोसिएशन फॉर मास एजुकेशन नाम से एक संगठन की भी स्थापना की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें उनके पति समेत जेल भेज दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद साल 1946 में उन्हें संविधान सभा के लिए चुना गया। हालांकि उन्होंने भारत विभाजन का तगड़ा विरोध करते हुए संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया। बाद में वे कोमा में चली गईं। लंबे अरसे तक कोमा से जूझने के बाद लीला रॉय का 1970 में देहांत हो गया। महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जागृति एवं विकास और देश सेवा के लिए लीला का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारी आधी आबादी महिलाओं से बनती है, लेकिन जब बात तमाम राजनीतिक भूमिकाओं में महिलाओं की सहभागिता और प्रतिनिधित्व की आती है तो संख्या के नज़रिए से हमारी राजनीति तंत्र में इन महिलाओं को शायद उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है जितना कि ये डिजर्व करती हैं। हालांकि तमाम विषमताओं के बावजूद समय समय पर इन प्रतिभावान महिलाओं ने न केवल समाज सेवा बल्कि राजनीति में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और ऐसी ही महिलाओं में शुमार थीं विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित एक राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और देश की प्रमुख महिला नेत्रियों में से एक थीं। इनका जन्म 18 अगस्त 1900 को गांधी नेहरू परिवार में हुआ था। ये पंडित मोतीलाल नेहरू की पुत्री और जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं। इनकी शिक्षा दीक्षा मुख्य रूप से घर में ही हुई। साल 1921 में इनका विवाह काठियावाड़ के सुप्रसिद्ध वकील रणजीत सीताराम पंडित से हुआ। गांधी जी से प्रभावित होकर विजय लक्ष्मी ने आज़ादी के लिए आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले वे 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ जेल यात्रा पर गईं। साल 1935 में देश में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ और उसके तहत 1937 में कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। इसमें विजय लक्ष्मी पंडित को यूनाइटेड प्रोविंस यानी मौजूदा उत्तर प्रदेश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी दी गई। बता दें कि ब्रिटिश सरकार में विजय लक्ष्मी पंडित कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थीं। इस दौरान इन्होंने देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू कराने के लिए काफी कोशिश की थी। साल 1940 से 1942 तक वे ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षा पद पर रहीं।
साल 1946 में वे संविधान सभा में चुनी गईं और महिलाओं की बराबरी से जुड़े मुद्दों की जबरदस्त वकालत की। आज़ादी के बाद 1947 से 49 तक वे रूस में राजदूत रहीं और अगले 2 साल अमेरिका की राजदूत रहीं। साल 1953 में वे यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि इस पद पर आसीन होने वाली विजयलक्ष्मी दुनिया की पहली महिला थीं। साल 1955 से 1961 तक वे इंग्लैंड, आयरलैंड और स्पेन में हाई कमिश्नर रहीं। बाद में वे महाराष्ट्र की गवर्नर बनी और 1979 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। अपने बाद के जीवन काल में तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप विजयलक्ष्मी पंडित अपने भतीजी इंदिरा गांधी के नीतियों की आलोचक हो गईं। आपातकाल का विरोध करते हुए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और जनता पार्टी में शामिल हो गईं। 1 दिसंबर 1990 में संविधान निर्माण की इस नायिका का निधन हो गया। विजयलक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में राजनीति और अपनी व्यक्तिगत जीवन से जुड़े अनेक किस्सों को साझा किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आस्था का प्रतीक है भारतीय संविधान। इसको तराशने में जितना योगदान पुरुषों का रहा, उतना ही महिलाओं का भी है। इन्हीं महिलाओं में से एक थीं राजकुमारी अमृत कौर, जिन्होंने राजघराने के ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर भारत के आम आदमी के पक्ष में लड़ने का फैसला लिया था। कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में हुआ था। पिता राजा हरनाम सिंह पंजाब के कपूरथला राज्य के राजसी परिवार से थे। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई इंग्लैंड के डॉर्सेट में स्थित शेरबॉर्न स्कूल फॉर गर्ल्स से पूरी की थी। अपने स्कूल में वे एक बेहतरीन खिलाड़ी थीं। स्कूल के बाद अपनी उच्च शिक्षा के लिए वे ऑक्सफोर्ड चली गईं। साल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राजकुमारी को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद उन्होंने स्वाधीनता संग्राम से जोड़ने का फैसला लिया। साल 1927 में मार्गरेट कजिन्स के साथ मिलकर इन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की शुरुआत की और बाद में इसकी अध्यक्षा भी बनी। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर राजकुमारी अमृत कौर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गईं। इन्होंने करीब 17 सालों तक महात्मा गांधी की सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। इस दौरान वे गांधी आश्रम में ही रहा करती थीं। दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ 1930 के दशक से ही राजकुमारी अमृत कौर बाल विवाह, देवदासी प्रथा और समानता जैसे मुद्दों पर महिलाओं के अधिकारों की पुरजोर वकालत किया करती थीं। उनके इन्हीं प्रयासों के चलते अरुणा आसफ अली ने उन्हें पायनियर कहा था। वे संविधान सभा की सलाहकार समिति व मौलिक अधिकारों की उप समिति की सदस्य थीं। सभा में वो सेंट्रल प्रोविंस और बेरार की प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुई थीं। आज़ादी के बाद उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस के मंडी से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल किया। मौजूदा वक्त में ये सीट हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। चुनाव जीतने के बाद वे आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बनी। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और सेंट्रल लेप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे बड़े बड़े संस्थाओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण संस्थान जिसकी स्थापना में राजकुमारी अमृत कौर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वो था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स। इसके लिए उन्होंने विदेशों से भी फंड जुटाया। उन्होंने इस संस्थान के लिए शिमला स्थित अपने पैतृक मकान को भी दान कर दिया था। वे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी तत्कालीन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की भी अध्यक्षा बनी। गौरतलब है कि इस पद पर पहुंचने वाली वे पहली महिला थीं। इतना ही नहीं, वो इस पद पर पहुंचने वाली एशिया से पहली व्यक्ति थीं। 2 अक्टूबर 1964 को 75 साल की उम्र में राजकुमारी अमृत कौर ने इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मूलतः इनका नाम अमृत कौर था, लेकिन इनके निधन के बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें देश सेवा के लिए राजकुमारी की उपाधि दी थी। साल 2020 में टाइम मैगजीन ने राजकुमारी को 20वीं सदी की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में भी शामिल किया था।
हमेशा से ही लाखों भारतीय महिलाओं ने अपने कर्म, व्यवहार और बलिदान से दुनिया भर में आदर्श प्रस्तुत किया है। इसीलिए भारतीय संस्कृति और धर्म में नारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन महिलाओं ने जहां समूची भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है, तो वहीं इन्होंने समाज और सभ्यता को भी एक नया आयाम दिया है। ऐसी ही शख्सियतों में शुमार थी रेणुका रे। रेणुका रे भारत की एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और भारत की संविधान सभा में निर्वाचित होने वाली महिलाओं में से एक थीं। इनका जन्म साल 1904 में बंगाल में हुआ था। कम उम्र में ही इनकी शादी सत्येंद्र नाथ रे से हो गई। गौरतलब है कि उनके दादा पीके रॉय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय और भारतीय शिक्षा सेवा के सदस्य और प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के पहले भारतीय प्राचार्य थे। उनकी दादी सरला रॉय एक प्रसिद्ध समाज सेविका थी, जिन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए काफी काम किया था। वे गोखले मेमोरियल स्कूल और कॉलेज की संस्थापिका थीं और सीनेट कलकत्ता विश्वविद्यालय की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। 16 साल की आयु में जब रेणुका महात्मा गांधी के संपर्क में आई तो उनसे बहुत प्रभावित हुई। गांधी जी के कहने पर उन्होंने विदेशी शिक्षा का त्याग कर दिया। बाद में माँ बाप के आग्रह और गांधी जी की सलाह पर ही रेणुका ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की। भारत लौटने पर वे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में शामिल हो गईं और पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों के लिए पुरजोर वकालत किया। साल 1932 में वे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षा बनी। 1943 में उन्हें भारत की महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय विधानसभा के लिए नामित किया गया। साल 1946-47 में वे भारत के संविधान सभा की सदस्य चुनी गईं, जहां उन्होंने महिला अधिकारों पर अपने विचार व्यक्त किए। साल 1952 से 57 तक उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में राहत और पुनर्वास मंत्री के रूप में काम किया। बाद में साल 1957 में और उसके बाद 1962 में वे मालदा से 2 बार लोकसभा सांसद रहीं। वे योजना आयोग की सदस्य भी बनी। साल 1959 में उनकी अगुवाई में समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट को रेणुका रे समिति के तौर पर जाना जाता है। यही वो समिति है जिसने गृह मंत्रालय के तहत पिछड़ा वर्ग के लिए एक विभाग बनाने की सिफारिश की थी। साल 1982 में रेणुका रे की आत्मकथा माई रेमिनेंसेस सोशल डेवलपमेंट गांधी एरा एंड आफ्टर प्रकाशित हुई थी। उनके कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। रेणुका विश्व भारती विश्वविद्यालय के शासकीय परिषद की भी सदस्य रहीं। अप्रैल 1997 में संविधान निर्माण की इस नायिका का निधन हो गया। उनके द्वारा की गई देश सेवा और त्याग के लिए उन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाता रहेगा। राजनीति में आने के बाद अक्सर लोगों का उद्देश्य केवल सत्ता का सुख भोगना रह जाता है, लेकिन मालती चौधरी मार्क्सवादी नेताओं में से एक ऐसी महिला थी जिन्होंने राजनीति से अलग रहते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम करना तय किया था। मालती चौधरी का जन्म साल 1904 में हुआ था। उनके पिता का नाम बैरिस्टर कुमुदनाथ सेन और मां का नाम स्नेहलता सेन था। उनकी मां एक प्रख्यात लेखिका थी जिन्होंने जुगलंजलि नामक पुस्तक लिखी थी और रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कृतियों का भी अनुवाद किया था। जब वे केवल 2.5 साल की थी तो उनके पिता का देहांत हो गया और मालती के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके मां के कंधों पर आ गई। मां ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 16 साल की उम्र में मालती को पढ़ने के लिए शांति निकेतन भेजा गया, जहां उन्हें टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती में भर्ती कराया गया। यहाँ उन्हें सीधे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव उन्हें प्यार से मीनू कहा करते थे। टैगोर के सिद्धांतों, शिक्षा और विकास और देशभक्ति के विचारों से मालती बेहद ही प्रभावित थीं। शांति निकेतन में मालती ने न केवल डिग्री प्राप्त की बल्कि तमाम तरह की कला एवं संस्कृत में भी पारंगत हासिल की। यहीं पर वे नवा कृष्ण चौधरी से संपर्क में आई, जिनसे आगे चलकर साल 1927 में वे विवाह के बंधन में बंध गई। शादी के बाद वे उड़ीसा में ही बस गईं और ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए तमाम तरह के सामाजिक गतिविधियों की शुरुआत की।
उन्होंने गन्ने की खेती को बेहतर बनाने में, गरीब किसानों की मदद करने और आसपास के गांवों में वयस्कों को शिक्षित करने का काम किया। नमक सत्याग्रह के समय मालती चौधरी और उनके पति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और इस दौरान मालती को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जेल में भी वे अपने रचनात्मक कार्यों जैसे कि साथी कैदियों को शिक्षित करने और गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करने का काम करती रहीं। साल 1933 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर उत्कल कांग्रेस समाजवादी कर्म संघ नामक एक संगठन का गठन किया। बाद में इस संगठन को अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की उड़ीसा प्रांतीय शाखा के रूप में जाना जाने लगा। 1946 में मालती चौधरी ने उड़ीसा के अंगुल में बाजी राउत छात्रावास और 1948 में उत्कल नवजीवन मंडल की भी स्थापना की। बाजी राउत छात्रावास की स्थापना का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षित करना था, जबकि उत्कल नवजीवन मंडल का उद्देश्य उड़ीसा में ग्रामीण विकास एवं आदिवासी कल्याण के लिए काम करना था। मालती चौधरी ने चंपती मुंडा में एक पोस्ट बेसिक स्कूल की भी स्थापना की थी। मालती के जीवन पर गांधी जी के विचारों का भी खासा प्रभाव रहा था। साल 1934 में वे गांधी जी के साथ उड़ीसा में एक पद यात्रा के दौरान जुड़ी। वे गांधी जी की नोआखाली यात्रा के दौरान भी उनके साथ थीं। गांधी जी प्यार से उन्हें तूफानी कहा करते थे। वे तमाम कृषि आंदोलनों में शामिल थीं और बाद में आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से भी जुड़ी। साल 1946 में मालती चौधरी को भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया। आजादी के बाद भी उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। आपातकाल के दौरान उन्होंने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध किया था। इसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया था। राष्ट्र सेवा के लिए मालती को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिनमें बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार और उत्कल सेवा सम्मान समेत कई अन्य पुरस्कार शामिल हैं। साल 1997 में 93 साल की उम्र में संविधान निर्माण की इस नायिका का निधन हो गया। राजनीति में आने के बाद अक्सर लोगों का उद्देश्य केवल सत्ता का सुख भोगना रह जाता है, लेकिन मालती चौधरी मार्क्सवादी नेताओं में से एक ऐसी महिला थी जिन्होंने राजनीति से अलग रहते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम करना तय किया था। मालती चौधरी का जन्म साल 1904 में हुआ था। उनके पिता का नाम बैरिस्टर कुमुदनाथ सेन और मां का नाम स्नेहलता सेन था। उनकी मां एक प्रख्यात लेखिका थी जिन्होंने जुगलंजलि नामक पुस्तक लिखी थी और रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कृतियों का भी अनुवाद किया था। जब वे केवल 2.5 साल की थी तो उनके पिता का देहांत हो गया और मालती के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके मां के कंधों पर आ गई। मां ने भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 16 साल की उम्र में मालती को पढ़ने के लिए शांति निकेतन भेजा गया, जहां उन्हें टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती में भर्ती कराया गया। यहां उन्हें सीधे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव उन्हें प्यार से मीनू कहा करते थे। टैगोर के सिद्धांतों, शिक्षा और विकास और देशभक्ति के विचारों से मालती बेहद ही प्रभावित थीं। शांति निकेतन में मालती ने न केवल डिग्री प्राप्त की बल्कि तमाम तरह की कला एवं संस्कृत में भी पारंगत हासिल की। यहीं पर वे नवा कृष्ण चौधरी से संपर्क में आई, जिनसे आगे चलकर साल 1927 में वे विवाह के बंधन में बंध गई। शादी के बाद वे उड़ीसा में ही बस गईं और ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए तमाम तरह के सामाजिक गतिविधियों की शुरुआत की। उन्होंने गन्ने की खेती को बेहतर बनाने में, गरीब किसानों की मदद करने और आसपास के गांवों में वयस्कों को शिक्षित करने का काम किया। नमक सत्याग्रह के समय मालती चौधरी और उनके पति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और इस दौरान मालती को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जेल में भी वे अपने रचनात्मक कार्यों जैसे कि साथी कैदियों को शिक्षित करने और गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करने का काम करती रहीं। साल 1933 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर उत्कल कांग्रेस समाजवादी कर्म संघ नामक एक संगठन का गठन किया। बाद में इस संगठन को अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की उड़ीसा प्रांतीय शाखा के रूप में जाना जाने लगा। 1946 में मालती चौधरी ने उड़ीसा के अंगुल में
बाजी राउत छात्रावास और 1948 में उत्कल नवजीवन मंडल की भी स्थापना की। बाजी राउत छात्रावास की स्थापना का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षित करना था, जबकि उत्कल नवजीवन मंडल का उद्देश्य उड़ीसा में ग्रामीण विकास एवं आदिवासी कल्याण के लिए काम करना था। मालती चौधरी ने चंपती मुंडा में एक पोस्ट बेसिक स्कूल की भी स्थापना की थी। मालती के जीवन पर गांधी जी के विचारों का भी खासा प्रभाव रहा था। साल 1934 में वे गांधी जी के साथ उड़ीसा में एक पद यात्रा के दौरान जुड़ी। वे गांधी जी की नोआखाली यात्रा के दौरान भी उनके साथ थीं। गांधी जी प्यार से उन्हें तूफानी कहा करते थे। वे तमाम कृषि आंदोलनों में शामिल थीं और बाद में आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से भी जुड़ी। साल 1946 में मालती चौधरी को भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया। आजादी के बाद भी उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। आपातकाल के दौरान उन्होंने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध किया था। इसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया था। राष्ट्र सेवा के लिए मालती को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिनमें बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार और उत्कल सेवा सम्मान समेत कई अन्य पुरस्कार शामिल हैं। साल 1997 में 93 साल की उम्र में संविधान निर्माण की इस नायिका का निधन हो गया। जब संविधान बन रहा था तब इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था कि किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, यानी संविधान की नज़र में सभी समान हो। इसमें लैंगिक समानता भी शामिल है। संविधान सभा में लैंगिक समानता की बात पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया था हंसा मेहता ने। हंसा जीवराज मेहता भारत की एक सुधारवादी, नारीवादी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और लेखिका थीं। इनका जन्म 3 जुलाई 1897 को बॉम्बे राज्य यानी मौजूदा गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम मनुभाई मेहता था, जो तत्कालीन बड़ौदा राज्य के दीवान थे। हंसा ने साल 1918 में दर्शन शास्त्र में स्नातक किया, जिसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाजशास्त्र का अध्ययन किया। उनकी शादी प्रख्यात चिकित्सक और प्रशासक जीवराज नारायण मेहता से हुई थी। साल 1918 में वे सरोजनी नायडू से और 1922 में महात्मा गांधी से मिली और इन लोगों से प्रभावित होकर वे स्वतंत्रता सेनानी बन गईं। 1 मई 1930 को हंसा ने गांधी जी के कहने पर देश सेविका संघ की अगुवाई में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे हंसा के कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं और वो बॉम्बे कांग्रेस समिति की प्रमुख बन गईं। इस सत्याग्रह आंदोलन को चलाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 3 महीने के लिए जेल में भेज दिया। बाद में वो बॉम्बे विधान परिषद से प्रतिनिधि चुनी गई। संविधान सभा के गठन के दौरान उनका नाम भी उन 15 महिलाओं में शामिल हुआ जो इस सभा की सदस्य बनी। हंसा सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों पर उप समिति की सदस्य थीं। उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए समानता और न्याय की वकालत की। वे समान नागरिक संहिता की भी समर्थक थी, जो तमाम वजहों के चलते आज भी लागू नहीं हो सका है। साल 1946 में हंसा ने संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति पर एकल उपसमिति में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1947-48 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अनुच्छेद 1 में संशोधन करवाया। इस आर्टिकल में लिखा था कि ऑल मेन आर इक्वल एंड बॉर्न फ्री। हंसा ने इसमें संशोधन करवाते हुए ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल एंड बॉर्न फ्री करवाया था, यानी मैन के स्थान पर इन्होंने ह्यूमन करने का सलाह दिया। इससे वे ये साबित करना चाहती थीं कि अधिकार केवल पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी हैं, क्योंकि वे भी उतनी ही मानव हैं जितने कि पुरुष। बाद में 1950 में हंसा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग की उपाध्यक्ष बनी। वे यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड की सदस्य भी थीं। हंसा मेहता ही वो पहली शख्सियत है जिन्होंने आज़ाद भारत की महिलाओं की तरफ से देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तिरंगा झंडा प्रस्तुत किया था। वही तिरंगा झंडा रात के 12 बजे फहराया गया। हंसा को 1949 में नए बने
बड़ौदा विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनाया गया। इस तरह वे भारत के किसी विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी। स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षा के साथ साथ हंसा एक बेहतरीन लेखिका भी थीं। उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 15 किताबें लिखीं। देश के लिए अतुल्य योगदान देने के लिए उन्हें 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 1964 में वे भारत की हाई कमिश्नर बनकर लंदन गई। अंत में देश के लिए अपना फर्ज निभाते हुए 4 अप्रैल 1995 को संविधान निर्माण की इस नायिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुप्रसिद्ध कवयित्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और नारीवादी आंदोलन की प्रखर नेता के रूप में सरोजिनी नायडू का नाम हमेशा भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। सरोजिनी नायडू देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी नेताओं में शुमार थीं और वो अपने साथियों और भारतीय नवयुवकों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती थीं। संविधान निर्माण की नायिकाओं में इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम वरदा सुंदरी था। उनके पिता उन्हें विज्ञान क्षेत्र में आगे बढ़ना देखना चाहते थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी इस क्षेत्र में नहीं थी। 12 साल की उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड में उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज और कैम्ब्रिज के गर्टन कॉलेज में शिक्षा हासिल की। गौरतलब है कि मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने द लेडी ऑफ लेक नामक कविता लिखी थी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, नीलांब और ट्रैवलर सॉन्ग आदि शामिल हैं। सरोजिनी नायडू के कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवयित्री बना दिया। एक महान कवयित्री की तरह ही सरोजिनी नायडू एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थीं। एक बार 1902 में सरोजिनी नायडू ने कलकत्ता में एक ओजस्वी भाषण दिया, जिससे गोपाल कृष्ण गोखले काफ़ी प्रभावित हुए। इस तरह गोखले ने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने की सलाह दी। बाद में साल 1914 में सरोजिनी नायडू की मुलाकात लंदन में गांधी जी से हुई। गांधी जी से मिलने के बाद सरोजिनी नायडू की राजनीतिक सक्रियता काफ़ी बढ़ गई और वो कांग्रेस की एक ओजस्वी प्रवक्ता बन गईं। उन्होंने कांग्रेस की बहुत सारी समितियों में काम किया और देश भर में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपना कैसरे हिंद का खिताब वापस कर दिया था। सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। साल 1930 के प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू गांधी जी के साथ चलने वाले स्वयंसेवकों में से एक बनी। गौरतलब है कि जब महात्मा गांधी को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया तो उनके साथ प्रतिनिधि मंडल में सरोजिनी नायडू भी शामिल थीं। 1932 में जब गांधी जी को जेल भेजा गया तो उन्होंने आंदोलन को गति एवं दिशा देने का उत्तरदायित्व सरोजिनी को ही दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसमें सरोजिनी नायडू को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सरोजिनी ने कई मौक़ों पर कांग्रेस के भीतर उठे विवादों को हल करने में महती भूमिका निभाई थी। भारत की आज़ादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया और राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाली वो भारत की प्रथम महिला बन गईं। एक महान कवयित्री, महान स्वतंत्रता सेनानी के अलावा सरोजिनी नायडू नारी मुक्ति आंदोलन की भी शीर्ष नेता थीं। वे भारत की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण नारी संस्था अखिल भारतीय महिला परिषद से भी जुड़ी थीं। आपको बता दें कि आज भारतीय महिलाओं को जो तमाम राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी अधिकार मिले हैं, उनमें इस संस्था का काफ़ी योगदान रहा है। 2 मार्च साल 1949 को संविधान निर्माण की इस नायिका का निधन हो गया। भारतीय इतिहास में इस महान नायिका को आगे आने वाली पीढ़ियों के द्वारा भारतीय कोकिला, राष्ट्रीय नेता और नारी मुक्ति आंदोलन की समर्थक के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा। भारतीय संविधान के निर्माण में पूरी संविधान सभा ने मिलकर तर्क वितर्क के साथ हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया। किसी भी प्रकार की किसी जाति, धर्म और लिंग के साथ भेदभाव ना हो, इसके लिए हर सदस्य की राय को महत्वपूर्ण समझा गया। उस पर गहन विचार किया गया। राय रखने वालों में भारत की कुछ सबसे प्रगतिशील और शक्तिशाली महिलाओं की आवाज़ भी थी, जिनके बारे में हम उतनी बात नहीं करते जितनी की होनी चाहिए।
हमें इस बात को समझना होगा कि इनके योगदान के बिना हमारा संविधान शायद इतना समावेशी नहीं रहता जितना कि आज है। ऐसी ही प्रगतिशील और शक्तिशाली आवाज़ों में से एक थी कमला चौधरी। कमला चौधरी का जन्म 22 फरवरी 1908 को लखनऊ में हुआ था। उनके पिता मनमोहन दयाल उस समय लखनऊ में ही मजिस्ट्रेट थे। कमला ने पंजाब विश्वविद्यालय से प्रभाकर की डिग्री ली थी। फरवरी 1927 में उनका विवाह मेरठ के डॉक्टर जितेंद्र मोहन चौधरी से हो गया। विवाह के बाद ही वे महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गई थीं। चरखा समितियों का गठन कर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में देश की महिलाओं को जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया था। वे भारत की संविधान सभा की एक निर्वाचित सदस्य थीं और संविधान को अपनाए जाने के बाद उन्होंने 1952 तक भारत की प्रांतीय सरकार के सदस्य के रूप में कार्य किया। वे उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी थीं। साल 1946 में वे 54वीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष बनी। बाद में वे स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुनी गई। आज़ादी के बाद तीसरी लोकसभा में कमला उत्तर प्रदेश के हापुड़ से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में पहुंची थीं। कमला चौधरी अपने समय की लोकप्रिय कथा लेखिकाओं में से एक थीं। स्कूली जीवन से ही उनकी साहित्य में गहरी रुचि थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही उनके उन्माद, पिकनिक, यात्रा, बेलपत्र और प्रसादी कमंडल जैसे कई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। उन्होंने अपनी कहानियों में नारी जीवन की समस्याओं का अंकन बड़ी ही बारीकी से किया था। जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, प्रेम, घृणा, नैतिकता और आचार व्यवहार जैसे संवेदनशील विषय ही उनकी कहानियों के विषय हुआ करते थे। गौरतलब है कि उनकी कहानियों में केवल संदेश ही नहीं बल्कि मनोरंजन भी होता था। 15 अक्टूबर 1970 को संविधान निर्माण की इस नायिका का निधन हो गया। एक स्वतंत्रता सेनानी और लेखिका के रूप में कमला चौधरी ने जो भी काम किए वे देश की हर एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमने महिलाओं को भले ही चाहे जितना कम तरह का हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब हमारे परिवार को, समाज को या फिर इस देश को इनकी ज़रूरत पड़ी है, इन महिलाओं ने त्याग, प्रतिभा और देश प्रेम का अप्रतिम उदाहरण पेश किया है। इस फहरिस्त में कोई एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों नाम आपको मिल जाएंगे और इसी में से एक नाम है अम्मू स्वामीनाथन का। अम्मू स्वामीनाथन या अम्मू कुट्टी स्वामीनाथन स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता और भारत के संविधान सभा के लिए चुनी जाने वाली एक महिला सदस्य थीं। इनका जन्म 22 अप्रैल 1894 को केरल के पालघाट जिले में हुआ था। घर में सबसे छोटी होने के कारण वो परिवार के बहुत लाडली थीं, लेकिन दुर्भाग्य से पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई। अब उनकी मां परिवार की मुखिया थीं और उनके मजबूत व्यक्तित्व का असर अम्मू पर बखूबी देखा जा सकता है। उस जमाने में लड़कियों को घर से दूर पढ़ने के लिए भेजा जाना काफी मुश्किल काम हुआ करता था। इसीलिए अम्मू स्कूल नहीं जा पाई और उन्हें घर पर ही मलयालम में थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। 13 साल की उम्र में उनका विवाह मद्रास के एक वकील सुब्बा राव स्वामीनाथन के साथ हुआ। उनके पति बहुत ही रचनात्मक और खुले विचारों वाले व्यक्ति थे और महिला शिक्षा के पक्षधर थे। अपने इसी सोच के कारण उन्होंने अम्मू को भी शिक्षित करने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने अम्मू के लिए घर पर ही अंग्रेजी और अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर नियुक्त किए और इस तरह पहले से ही प्रतिभावान अम्मू स्वामीनाथन की प्रतिभा को और धार मिला। वो जल्दी ही अंग्रेजी में धारा प्रवाह हो गईं और अपने पति के विश्वास को सच साबित कर दिखलाया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अम्मू महात्मा गांधी की अनुयायी बन गईं और स्वाधीनता आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। इनमें उनके पति भी उन्हें प्रेरणा देते रहे। वे तमिलनाडु में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बन गईं और एनी बेसेंट तथा मालती पटवर्धन के साथ वुमेन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। अम्मू ने संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात काफी जोरदार तरीके से रखी थी। पहली लोकसभा सदस्य के तौर पर अम्मू ने महिलाओं को मातृत्व संबंधी लाभ दिलाने के लिए भी काफी काम किया था। साल 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में अम्मू स्वामीनाथन को कांग्रेस के टिकट पर तमिलनाडु के डिंडीगुल से सांसद चुना गया।
वो कई सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़ी थीं और नवंबर 1960 से मार्च 1965 तक भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के उद्घाटन पर साल 1975 में मदर ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया। 4 जुलाई 1978 को स्वतंत्रता आंदोलन की इस वीरांगना का निधन हो गया। कहते हैं कि माँ बाप की परवरिश का असर बच्चों पर बखूबी नजर आता है। अम्मू का एक पुत्र गोविंद स्वामीनाथन और 2 पुत्री लक्ष्मी सहगल एवं मृणालिनी साराभाई थी। गोविंद स्वामीनाथन एक कानून विद्वान, मृणालिनी साराभाई एक मशहूर नृत्यांगना और कैप्टन लक्ष्मी सहगल स्वतंत्रता सेनानी एवं आज़ाद हिंद फौज की सिपाहियों में से एक थीं। जब संविधान वन्य पशुओं और पक्षियों के बारे में सोच सकता है तो अनाथ बालकों अथवा युवकों के संरक्षण और उनकी शोषण मुक्ति के बारे में क्यों नहीं सोच सकता। ये शब्द हैं संविधान सभा में शामिल दुर्गाबाई देशमुख के। अनाथ बच्चों, शिक्षा का प्रसार और महिला अधिकार समेत तमाम मुद्दों पर संविधान सभा में अपनी बात जोरदार तरीके से रखने वाली दुर्गाबाई देशमुख ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दुर्गाबाई का जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम BVN रामाराव और माता का नाम कृष्णा वनम्मा था। चूंकि उनके पिता एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ऐसे में उन पर उनके पिता की निस्वार्थ सामाजिक सेवा की भावना का गहरा प्रभाव पड़ा। मात्र 8 साल की उम्र में ही उनकी शादी एक जमींदार से कर दी गई थी, लेकिन ये दुर्गाबाई का साहस ही था कि गृहस्थ जीवन शुरू करने से पहले ही 15 साल की उम्र में उन्होंने इस बंधन से निकलने का फैसला कर लिया। खुद को बाल विवाह से आजाद कर दुर्गाबाई ने अपने आने वाले जीवन की नींव रख दी थी। महात्मा गांधी से प्रभावित दुर्गाबाई ने जल्द ही खुद को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया। स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर उनके पूरे परिवार ने हर तरह की विदेशी वस्तुओं का त्याग कर स्वदेशी को अपना लिया था। जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था तो उस वक्त दुर्गाबाई ने अपना स्कूल छोड़ने का फैसला ले लिया, क्योंकि यहाँ बच्चों पर अंग्रेजी भाषा थोपी जा रही थी। जब देश में नमक सत्याग्रह चल रहा था तो उस वक्त स्वतंत्रता सेनानी टी प्रकाशम के गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने मद्रास में नमक सत्याग्रह की बागडोर संभाली। अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल की सजा हो गई। जेल के दौरान उन्हें महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों और अत्याचारों के बारे में पता चला। इसीलिए अपनी सजा काटने के बाद उन्होंने अपना ध्यान राजनीति से हटाकर अपनी पढ़ाई पर लगाया, ताकि वे महिला अधिकारों के लिए लड़ सकें। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और साल 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरे जोर पर था, उन्हें मद्रास वकील संघ में नियुक्ति मिल गई। लगभग उसी समय उन्होंने विधवा, असहाय और अनाथ महिलाओं के लिए साक्षरता कार्यक्रम की भी शुरुआत की और उन्हें हाई स्कूल पास कराने में मदद की। इसी तरह के अभियानों में उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की, जो आज भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। ये एक NGO है जो महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दे जैसे कि स्वास्थ्य, विकलांगता, पुनर्वास, कानूनी सहायता और वृद्ध महिलाओं की मदद करने का काम करती है। समाज सेवा में उनकी सक्रियता को देखते हुए साल 1946 में उन्हें संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया। संचालन समिति के सदस्य होने के नाते संविधान सभा की बहसों में उन्होंने मुख्य रूप से हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की पैरवी की। इसके अलावा उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हिंदुस्तानी यानी हिंदी और उर्दू भाषा का मिश्रण, इस भाषा को राष्ट्रभाषा के तौर पर चयन और राज्य परिषद की सीट के लिए उम्र सीमा 35 साल से कम करके 30 साल करने का भी समर्थन किया। राज्यपाल पद के बारे में उनका कहना था कि राज्यपाल की नियुक्ति राजनीतिक दृष्टिकोण से न होकर निष्पक्ष हो और राज्यपाल केंद्र व राज्य शासन दोनों में संपर्क रखे। साथ ही राज्यपाल की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय करे। आजादी के बाद साल 1950 में उन्हें योजना आयोग में शामिल किया गया। 44 साल की उम्र में उन्होंने अपने दूसरे पति चिंतामन देशमुख से शादी की, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर और आगे चलकर देश के तीसरे वित्त मंत्री बने। दुर्गाबाई सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की पहली अध्यक्षा भी थीं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा को काफी बढ़ावा दिया। उन्होंने भारत में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का भी समर्थन किया। 9 मई 1981 को संविधान निर्माण की इस नायिका का निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका के रूप में दुर्गाबाई देशमुख ने जो भी कार्य किए वे देश की हर एक पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई चुनौतियां थीं।
इनमें धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखना और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि धार्मिक आधार पर हुए बंटवारे ने इस मुद्दे को सबसे ज्यादा ज्वलंत बना दिया था। संविधान सभा इस बात को लेकर पूरी तरह सजग थी कि हर व्यक्ति की धार्मिक आज़ादी और अल्पसंख्यकों के समान अधिकारों की अनदेखी न हो। इसीलिए इन मुद्दों पर पर्याप्त तार्किक चर्चा हुई और इस चर्चा की शुरुआत की बेगम एजाज रसूल ने। बेगम रसूल का जन्म 2 अप्रैल 1909 को हुआ था। उनका मूल नाम कडसिया बेगम था। उनके पिता सर जुल्फिकार पंजाब में मलेरकोटला रियासत के शासक परिवार से संबंध रखते थे। उनकी मां महमूदा सुल्तान लोहारू के नवाब अलाउद्दीन अहमद खान की बेटी थीं। कुदसिया का विवाह साल 1929 में नवाब एजाज रसूल से हुआ, जिसके बाद से उन्हें बेगम एजाज रसूल के नाम से जाना जाने लगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के लागू होने के बाद बेगम एजाज रसूल और उनका परिवार मुस्लिम लीग में शामिल हो गया और इस तरह उन्होंने चुनावी राजनीति की शुरुआत की। साल 1937 के चुनाव में उन्होंने गैर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और सफलतापूर्वक संयुक्त प्रांत यानी मौजूदा उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनी गई। उन्होंने 1937 से 1940 तक परिषद के उपाध्यक्ष का पद संभाला। उन्होंने संविधान सभा को मुस्लिम लीग के सदस्य के तौर पर ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गईं। संविधान सभा में इस पद पर पहुंचने वाली वो भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला थीं। वे संविधान सभा में अल्पसंख्यक अधिकारों के ड्राफ्टिंग कमेटी की सदस्य थीं। मसौदा समिति की एक सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित चर्चा के दौरान उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल होने के विचार का कड़ा विरोध किया था। इसके अलावा उन्होंने धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को प्रस्तावित आरक्षण का भी विरोध किया और इसके बदले उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए न्याय एवं समान अधिकार की गारंटी की मांग की। अल्पसंख्यक अधिकारों के अलावा बेगम एजाज रसूल ने संविधान सभा में बहस के दौरान राष्ट्रीय भाषा, भारतीय लोकतंत्र और कॉमनवेल्थ, आरक्षण और संपत्ति के अधिकार को लेकर भी अपने विचार रखे। उनका मानना था कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा माना जाना चाहिए और एक निश्चित समय के बाद अल्पसंख्यकों को भी देवनागरी भाषा सीखनी चाहिए। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और कॉमनवेल्थ पर विश्वास जताते हुए साम्यवादी विचारधारा को नकारने की बात कही थी। कोई भी विधेयक संसद से पारित होने के बाद कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। ये सुझाव बेगम एजाज रसूल ने ही दिया था। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति में 3 महिला सदस्य शामिल थी, जिसमें से एक बेगम एजाज रसूल भी थीं। उन्होंने 20 साल तक भारतीय महिला हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का पद संभाला और एशियाई महिला हॉकी महासंघ की अध्यक्षा भी रहीं। खुद एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने जमींदारी उन्मूलन का पुरजोर समर्थन किया। साल 1952 में वो उत्तर प्रदेश की शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक और उसके बाद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सदस्य चुनी गईं। 1954 में उन्हें एक साथ 2 सदन का सदस्य होने के कारण राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा और 1969 से 1989 तक वो उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी रहीं। 1969 से 1971 के बीच वो समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक मंत्री थीं। सामाजिक कामों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बेगम रसूल लेखन कार्यों में भी गहरी रुचि रखती थीं। उन्होंने पर्दा टू पार्लियामेंट ऑफ मुस्लिम वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने 3 वीक्स इन जापान नाम से एक और पुस्तक भी लिखी थी। साथ ही उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी योगदान दिया। 1 अगस्त 2001 को 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया।